आपके अपने YouTube चैनल समर्पण एजुकेशन पर। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, आपके सामने एस्टेट 2019 का प्रीवियस ईयर का जो एग्जाम क्वेश्चन पेपर जो वो आपको दिखाई दे रहा है। और आज हम जो है इस क्वेश्चन पेपर में जो है हम करने वाले हैं 2019 का पीजीटी का जो लेवल 3 का था, उसके जो साइकोलॉजी का पार्ट जो है, मनोविज्ञान वाला जो पार्ट है वो करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये एग्जाम जो है वो कौन सा है और कब जो है कैसे क्या इसमें क्वेश्चन आए थे, किस प्रकार के प्रश्न जो इसमें आए हैं वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो ये जो है एग्जाम 2019 हिंदी जो विषय है उसका है, यानी कि अगर आप ये मान के चलें जो इसमें कॉमन पार्ट होता है वो तो सबका सेम ही आता है, ठीक है। तो भले ही ये हिंदी का है, भले ही किसी दूसरे विषय का है, तो इसमें जो आज हम करने वाले हैं, जो साइकोलॉजी वाला पार्ट करने वाले हैं, वो पार्ट आपका सब में सेम ही रहता है। तो चलिए बिना समय के बाद शुरू करते हैं। और दोस्तों, एस्टेट के जो जितने भी अभी तक के प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेंगे, और इसके अंदर जो क्वेश्चन आए हैं उनके सिद्धांत भी हम जो है उनका वीडियो भी बना रहे हैं। तो आपको जो है ये सारी चीज़ें हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में अगर जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं, पहले आप थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं और उसके बाद देखिए क्या है कि इसमें जो है बाल विकास जो है वो 1 से 30 प्रश्न तक है, और ये जो आपका 30 नंबर का हो गया। और भाषा जो है 31 से 60 है, जिसमें हिंदी भाषा के 15 प्रश्न है और अंग्रेजी भाषा के 15 प्रश्न है, यानी कि जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो आपका सामान्य अध्ययन जैसे कोई 10 प्रश्न जो है जैसे तार्किक रीजनिंग के हैं, और 10 प्रश्न सामान्य ज्ञान के हैं, और 10 प्रश्न जो वो अभिज्ञान से संबंधित जो हैं ये प्रश्न आपके यहाँ पर पूछे जाएंगे। और जो है बाद में आपका विषय जो है वो 60 नंबर का वो पूछा जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर देखिए आपके सामने स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। और पहला प्रश्न क्या है ये देख लीजिए। तो पहला प्रश्न है, पूर्व अधिगम द्वारा वर्तमान अधिगम को धनात्मक रूप में सुसाध्य बनाना, यानी कि पहले से सीखी गई चीज को बाद में जो है किसी दूसरे क्षेत्र में उसको प्रयोग करना। उदाहरण के तौर पर योग संक्रिया द्वारा गुणा संक्रिया को सहायता करना। योग संक्रिया यानी कि जोड़ के सवालों को आपने सीख रखे हैं और उसके बाद में आप गुणा के सवाल सीखते हैं, तो इस प्रकार की संक्रिया को साधित करना है। तो इस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण कौन सा कहलाता है? ऊर्ध्वाकार, अनुक्रमिक, पार्श्वीय या द्विपार्श्वीय। तो ऐसा कौन सा, ये इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो देखिए ऊर्ध्वाकार क्या होता है, जिसमें जो है नीचे से ऊपर की ओर बढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये अनुक्रमिक है, यानी कि जोड़ घटा उसके बाद में कौन सा आता है? गुणा, और फिर क्या आता है? भाग आता है ना। तो इस प्रकार ये जो है स्टेप टू स्टेप जो है सिक्वेंटल, आप इसको अंग्रेजी वाला आपको बड़ा काम देगा यहाँ पर, आप इसको सिक्वेंटल जो है ट्रांसफॉर्म कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय के प्रजातांत्रिक संगठन अधिगम को प्रभावित करता है। विद्यालय का जो प्रजातांत्रिक संगठन अधिगम होता है उसको प्रभावित करता है। अधिगम का यह कारक संबंधित है विधि विज्ञान पक्ष से, सामाजिक पक्ष से, कार्यकी पक्ष से और मनोवैज्ञानिक पक्ष से। तो देखिए जो क्या होता है कि इसमें विद्यालय जो होता है, विद्यालय भी क्या है? सामाजिक संस्था, और इसके अंदर भी सामाजिकरण बच्चे का जो है विकसित होता है। तो इसमें जो प्रजातांत्रिक संगठन है वो किससे पक्ष से संबंधित है? तो यह जो है सामाजिक पक्ष से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थी के समस्या समाधान में सुधार के लिए उपयुक्त नहीं है? यानी कि ऐसी कौन सी योजना है जो समस्या समाधान में उपयुक्त नहीं है? कौन सा है? विद्यार्थियों को प्रकार्यात्मक नियतता, वास्तविक विश्व समस्याओं के समाधान के लिए व्यापक अवसर देना, बालकों के समस्या समाधान में माता पिता को सम्मिलित करना, और विद्यार्थियों की समस्या समाधान की प्रभावी और अप्रभावी योजनाओं को मॉनिटर करना। तो देखिए यहां पर क्या करना है? विद्यार्थियों के, देखिए क्या है? विद्यार्थियों के समस्या समाधान हेतु सुधार करना है, उसमें से उपयुक्त कौन सा नहीं है? तो देखिए ये क्या है? विद्यार्थियों की प्रकार्यात्मक नियतता, यानी कि अगर आप यहां अंग्रेजी माध्यम में देखेंगे तो फंक्शनल फिक्सडनेस ऑफ स्टूडेंट, यानी कि किसी भी विद्यार्थी को कुछ निश्चित फिक्स करना, यानी कि कुछ ऐसी क्रियाएं जो उनका जो काम करते हैं उनको काम करने को फिक्स करना कि यही काम आपको करना है, तो वो आपका इसमें समस्या समाधान में सहायता नहीं करता, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपका, चौथा प्रश्न देखिए, रोहन बाहुबली की नवीनतम चित्रकथा पुस्तक पढ़ रहा है क्योंकि वह इस बात का इंतजार नहीं कर सकता कि बाहुबली और उसके परिवार के साथ क्या हुआ। यह सही उदाहरण है। किस प्रकार के देखिए कोई बच्चा है वो उसकी जो कॉमिक जो आती है वो कॉमिक पढ़ रहा है, और फिल्म जो है उसमें क्या हुआ था, तीसरा स्टेप आने से पूर्व जो है वो, दूसरा स्टेप आने से पूर्व जो है वो उसकी किताब पढ़ रहा है। इसका मतलब वो कौन सा, किस प्रकार का उदाहरण है? तो वो है केवल आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण,
केवल बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण, आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की प्रेरणा का अभिप्रेरणा, और न तो आंतरिक और न ही बाह्य, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, और इसमें क्या है, बाह्य जो है वो नहीं है, केवल क्या है, केवल और केवल आंतरिक जो है वो इसमें है, यानी कि केवल जो है वो आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है, क्योंकि वो आंतरिक रूप से वो अभिप्रेरित है कि उसमें रहा नहीं जाता कि वो अगला पार्ट कब आएगा मूवी का। अगला प्रश्न है सांस्कृतिक पूर्वाग्रह यानी कि पक्षपात से बचाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक योजना अच्छी आकलन योजना है। यानी एक अच्छी आकलन योजना कौन सी है जो पक्षपात से बचाव कर सकती हो। विभिन्न विधियों का उपयोग विद्यार्थियों के आकलन के लिए करना, एक अच्छे मानकीकृत परीक्षण का उपयोग करना, मानव जातीय विभिन्नताओं को आनुवंशिकता के कारण मानना, और आकलन के उद्देश्य के लिए पोर्टफोलियो के उपयोग से बचना। तो देखिए यहां पर क्या है, सांस्कृतिक पूर्वाग्रह यानी कि पक्षपात से बचाव करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए विभिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न योजनाओं का जो है, विभिन्न विधियों का उपयोग विद्यार्थियों के आकलन के लिए करना, अनेक प्रकार की विधियों का उपयोग करना, इससे क्या है, पक्षपात से बचा जा सकता है। अगला प्रश्न है कोलबर्ग के सिद्धांत में किस स्तर पर नैतिक विकास बाह्य मानकों पर आधारित नहीं होकर आंतरिकरण पर होता है। यानी कि कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कि इनका सिद्धांत कौन सा है, तो यह है नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, नैतिक विकास का सिद्धांत जो वो किसने दिया है, तो वो कोलबर्ग ने दिया है। और इस सिद्धांत के किस स्तर पर नैतिक विकास बाह्य मानकों पर आधारित न होकर के, बाह्य मानकों पर आधारित नहीं होकर के आंतरिक आधार पर होते हैं, ऐसा कौन सा है। तो देखिए क्या है कि बाह्य मानकों पर आधारित ना होकर के बाह्य बातों को ना मान करके अपने मन की बात मानना, ये किस अवस्था में होता है, तो ये आप समझते हैं कि ये होता है किशोरावस्था में। और अगर आप इनके स्टेज की बात करें किशोरावस्था के समय कौन सी होती है, तो वो होती है पश्च प्रचलन स्तर, यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज जो होती है, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज जो है वो यहां पर होती है इस अवस्था के अंदर, छठे का कोलबर्ग के अनुसार। ठीक है, अगला है एक बालक का आहार उसकी लंबाई कितनी होगी इसको प्रभावित करता है, और यहां तक कि बालक कितने प्रभावशाली तरीके से चिंतन करेगा और समस्याओं का समाधान करेगा इसे भी प्रभावित करता है। इस उदाहरण में विकास मुख्यतः प्रभावित है, यानी कि एक भोजन जो होता है, भोजन जो है वो विद्यार्थी को प्रभावित करता है, उसकी लंबाई को, उसके शारीरिक आकार को और उसके मानसिक जो उपलब्धियां उनको भी जो है वो प्रभावित करता है। तो ये किस चीज का उदाहरण है, आनुवंशिकी का, वातावरण का, प्रारंभिक और बाद के अनुभवों का, या सततता यानी निरंतरता का। तो देखिए आहार जो है, भोजन जो है वो किस में आता है, वो आपके वातावरण से संबंधित है, क्योंकि ये आपके आनुवंशिकता से संबंधित नहीं, किससे, वातावरण से संबंधित है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि ये उदाहरण में जो है मुख्यतः वातावरण द्वारा प्रभावित है, क्योंकि भोजन जो है वातावरण की ही एक अंग में आता है। अगला देखिए प्रश्न नंबर 8 है निम्नलिखित में से किस योजना, कौन सी योजना विद्यार्थियों में क्रांतिक यानी आलोचनात्मक चिंतन कौशल के विकास को सर्वोत्तम प्रकार से पोषित करती है। यानी कि बच्चों में आकलन, जो आलोचनात्मक चिंतन है वो कब विकसित होता है, उसके लिए जो सही उचित बात है वो बतानी है आपने। एक बहुचयनात्मक परीक्षण देने से, विद्यार्थियों से महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तिथियों की काल रेखा बनवाने का कार्य करवाने से, या विद्यार्थियों को इस प्रकार के कार्यपत्र करने देना जिसमें उनकी पाठ्य पुस्तकों में दिए गए पुनस्मरण तथ्यों को पुनस्मरण करना हो। और अगला है विद्यार्थियों को इस तरह के कथन प्रस्तुत करना कि लाल बहादुर शास्त्री अपने महानतम प्रधानमंत्री थे, कथन का समर्थन अथवा खंडन कीजिए। तो ये देखिए इसमें क्या है, क्रांतिकारी यानी कि आलोचनात्मक। और आलोचनात्मक में क्या होता है, आपको किसी भी पक्ष, किसी भी चीज का एक पक्ष, किसी भी टॉपिक का एक पक्ष जो है वो आपको साबित करना होता है, चाहे वो उसके पक्ष में हो या उसके विपक्ष में हो। तो ये चीज कि लाल बहादुर शास्त्री महानतम प्रधानमंत्री थे या नहीं थे, इसके बारे में अगर थे तो क्यों थे, और नहीं थे तो क्यों नहीं थे, यानी इसके बारे में उनको तर्क के लिए कहना क्या है, विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन यानी क्रांतिक चिंतन जो है वो विकसित करेगा। अगला प्रश्न है एरिक्सन के अनुसार जटिल समाज में किशोर किशोरियां निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था का अनुभव अधिक करते हैं। एरिक्सन के अनुसार, सबसे पहले तो हमें यह बताना, एरिक्सन के अनुसार जटिल समाज में किशोर किशोरियां निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था का अनुभव अधिक करते हैं। तादात्म्य यानी संकट पहचान, पहचान उपलब्धि, पहचान विलंबन और पहचान मोचक निषेध। तो देखिए सबसे ज्यादा जो है वो आइडेंटिटी
क्राइसिस जो होता है उसको जो है सबसे ज्यादा अनुभव करते हैं, यानी कि ये जो पहला ऑप्शन आपका है तादात्म्य संकट जो है इसको सबसे ज्यादा महसूस करते हैं किशोर अवस्था में। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है आपका, किशोर अवस्था के साथ कार्य करते समय किशोर विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक अध्यापक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कार्य योजना क्या है। देखिए ये आपके चिंतन स्तर के आधारित प्रश्न है, आपका चिंतन किस प्रकार का है, किस प्रकार आप सोचते हैं उस तरीके का ये प्रश्न है और इसी अप्रोच वाला प्रश्न है ये। तो इसमें कहता है कि अगर आप किसी किशोर विद्यार्थियों के साथ कार्य करते हैं यानी उनको अध्यापन करवाते तो आपके लिए सबसे उपयुक्त योजना निम्न में से कौन सी होगी। विद्यार्थियों से तुलना करने के लिए कहना, एक समस्या प्रस्तुत कर विद्यार्थियों से परिकल्पनाओं का निर्माण करवाना, बालकों को क्रमवार संक्रियाओं में अनुभव प्रदान करना और एक झुका हुआ समतल अथवा पहाड़ी का निर्माण करना। तो क्या होता है जब किशोर विद्यार्थियों के साथ आप काम कर रहे हैं तो उसमें आपको इनमें से अगर बात करें तो आपको क्या करना चाहिए, समस्या देनी चाहिए और उस समस्या का समाधान जो है वो किस प्रकार हो सकता है, उस समस्या समाधान पर जो है आधारित आपने उनके साथ जो है वो विचार विमर्श करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी एक समस्या प्रस्तुत कर विद्यार्थियों से परिकल्पनाओं का निर्माण करवाना। अगला प्रश्न है, हाँ प्रश्न है, वे बालक न्यून दृष्टि के माने जाते हैं जिनकी दृष्टि तीक्ष्णता होती है, यानी किन बालकों को न्यून दृष्टि वाले माना जाता है। 20/70 से 20/200 दोष निवारक लेंसों के साथ 20/20 दृष्टि, दोष निवारक लेंसों के साथ 6/6 और 20/10 से 20। देखिए 6/6 वाला जो होता है जिनकी जो है 6/6 की क्षमता है वो बिल्कुल ओके होते हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। न्यून दृष्टि के बालक कौन से माने जाते हैं, तो 20/70 से 20/200 वाले होते हैं ये। अगला प्रश्न है, हाँ अधिगम कर्ता यानी जो शिक्षु है वो केंद्रित अनुदेशात्मक योजना, अधिगम कर्ता केंद्रित अनुदेशात्मक योजना जिसमें विद्यार्थी अध्यापक के प्रश्नों और निर्देशों की सहायता से अपनी समझ को निर्मित करता है, करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं, वह कौन से होता है, अन्वेषी अधिगम, मार्गदर्शित अन्वेषी अधिगम, समस्या आधारित अधिगम और परियोजना आधारित अधिगम। परियोजना यानी प्रोजेक्ट वाला, प्रोजेक्टिव। ठीक है, यहां पर क्या है, अधिगमकर्ता केंद्रित अनुदेशनात्मक योजना है जिसमें अध्यापक के प्रश्नों और निर्देशों की सहायता लेनी है आपने, किसकी, अध्यापक के प्रश्नों की और उसके निर्देशों की आपने सहायता लेना है। तो ऐसे में क्या है, अध्यापक आपका क्या कर रहा है, वो कर रहा है मार्गदर्शन। तो ऐसे में आपका उत्तर होगा मार्गदर्शन, मार्गदर्शित अन्वेषी अधिगम। अगला प्रश्न है, बालक के लक्षण जब वह किसी कार्य स्तर पर केंद्रित नहीं रह पाता, आवेगपूर्ण क्रिया करता है, सामाजिक नियमों की परवाह नहीं करता और कुंठा के समय विद्वेषता के साथ अनाप शनाप बोलने लग जाता है, यह संकेत किसका है। यानी कि बालक जब है वो सामाजिक नियमों का जो है वो परवाह नहीं करता और कुंठा के समय विद्वेष की भावना या नाप शनाप बकने की भावना दर्शाता है, तो वह ऐसा कौन सा है, तो अवधान न्यूनता, अति सक्रियता विकार, मंद अधिगम करता, मानसिक मंदता और स्मृति लोपन। स्मृति लोपन यानी याददाश्त कमजोर होने वाला नहीं हो सकता। क्या कर रहा है बच्चा, एक तो नियमों की परवाह नहीं कर रहा और क्या है वो अनाप शनाप बोलने लग जाता है, यानी कि अत्यधिक सक्रियता दिखाता है। तो ये होता है आपका अवधान न्यूनता अति सक्रियता विकार, यानी अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर आपका पहला हो जाएगा, यानी कि वो बहुत ज्यादा हाइपर हो जाता है और उसके अवधान संबंधी समस्या ये होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सामाजिक संज्ञान सिद्धांत के उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार वाइगोत्स्की सामाजिक निर्मितवाद से, यानी वाइगोत्स्की का सामाजिक निर्मितवाद सिद्धांत है तो सामाजिक संज्ञान सिद्धांत किसका है, स्किनर का, सेगलर का, पियाजे का या बेंडूरा का। तो इसका राइट आंसर होगा एल्बर्ट बेंडूरा। एल्बर्ट बेंडूरा जो है सामाजिक सिद्धांत से संबंधित है जिस प्रकार से सामाजिक निर्मितवाद से वाइगोत्स्की संबंधित है। अगला प्रश्न है, ब्रोनफेनर ब्रेनर की पारिस्थितिकी सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी का परिवार, साथी और विद्यालय आदि उसके उसके विकास को प्रभावित करते हैं। ये किस
तंत्र से संबंधित है। यानी ब्रेन बेनर ने क्या कहा है, इन्होंने 5 अवस्थाएं, 5 जो है पारिस्थितिकी, इनका सिद्धांत है पारिस्थितिकी तंत्र का सिद्धांत, और इन्होंने 5 अवस्था बताई हैं, जिसमें से अलग अलग बताए हैं। कौन कौन से बताए मैं आपको यहां दिखाना चाहूंगा। इन्होंने कहा है एक तो लघु मंडल होता है, दूसरा मध्य मंडल, तीसरा बाह्य मंडल, बृहत मंडल और घटना मंडल। लघु मंडल जिसके अंदर आते हैं आपके जो आदतें होती हैं, सॉरी आदतें क्या, सबसे पहले जो व्यक्ति के आसपास, बालक के आसपास रहने वाले होते हैं, उसके संगी साथी होते हैं, विद्यालय जो होता है वो आते हैं, ठीक है। तो इसमें आपसे यही पूछा है कि ब्रनफेलर के अनुसार विद्यार्थी का परिवार साथी किस में आते हैं, तो ये आते हैं इसके सूक्ष्म तंत्र में। ये किस में आते हैं, सूक्ष्म तंत्र में ये सारे आते हैं। और हमारे चैनल पर जो है आपको वीडियो मिल जाएगा 1-2 दिन में, जिसमें क्या है, उसमें आपको ये ब्रेनफेलर का जो है 100% आता ही आता है, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये जो है आपको इस सिद्धांत को आपका इस चैनल पर मिल जाएगा आपको, ठीक है। अगला देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार कार्य करने की वह सीमा जो बालक अकेले करने के लिए बहुत कठिन हो, परंतु प्रौढ़ और उससे अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो, क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका स्कैफोल्डिंग, अंत व्यक्तिनिष्ठता, निर्देशित सहभागिता, आसन विकास क्षेत्र। यानी ये आसन विकास क्षेत्र, इसको कह सकते हैं आप ZPD, ठीक है। ये भी वाइगोत्स्की का सिद्धांत जब आप करेंगे तो उसके अंदर आएगा ZPD क्या है, आसन विकास क्षेत्र क्या है, ठीक है। डिटेल में उसमें हम पढ़ेंगे। असल में क्या होता है कि विद्यार्थी, इसमें मैं थोड़ा सा बता देता हूं क्या होता है ZPD, कि वह जोन होता है जिसमें आप कुछ जानते हैं और आप नहीं जानते, उसके बीच की कुछ सीमा होती है, कुछ जगह खाली होती है। यानी कि आप कुछ चीजें जानते हैं और आप नहीं जानते, जो चीजें आप नहीं जानते उनके बीच में कुछ जगह होती है, उस चीज को आप क्या कहते हैं, उसको आप ZPD या आसन विकास क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहां इस प्रश्न के अगर बात करें तो जो किसी दूसरे की सहायता से अगर किया जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं स्कैफोल्डिंग। क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग कहते हैं, जिसमें किसी दूसरे की सहायता से कोई कार्य किया जाता है वाइगोत्स्की के अनुसार। अगला है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बालकों के औपचारिक क्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है। यानी कि जो बालकों में औपचारिक क्रियात्मक होती है उसके जो है फॉर्मल वाली जो स्टेज होती है उससे संबंधित नहीं है। परिकल्पनात्मक, निर्गमनात्मक तर्कना, आदर्शवादी तर्कना, स्थानिक तर्कना और अमूर्त तर्कना। तो एक बात अगर आपने यहां पर ध्यान दी होगी आपने, और जीन पियाजे के समकालीन जो दूसरे लोग हैं उन्होंने अपने सिद्धांत दिए हैं, उनमें क्या है, ये स्थानिक तर्कना का प्रयोग है, लेकिन यहां जीन पियाजे ने इसका प्रयोग नहीं किया। राइट आंसर हमारा हो जाएगा स्थानिक तर्कना जो है वो औपचारिक क्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है। अगला है, पारुल के बुद्धि परीक्षण उसे औसत और औसत से अधिक बुद्धि वाले दर्शाते हैं, ठीक है, जबकि उसके पठन, वर्तनी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान के ग्रेड न्यून, अत्यधिक न्यून है यानी कम है, उसके गणित के ग्रेड काफी उच्च और लेखन कौशल पर्याप्त है। पारुल मुख्यतः क्या है, यानी कि उसका जो है बुद्धि लब्धि, IQ लेवल जो है वो औसत या औसत से अधिक दिखाता है, ठीक है, और उसका जो है मैथमेटिक्स में भी अच्छी है और उसका लेखन कौशल भी अच्छा है। तो उसका जो है सामाजिक विज्ञान, वर्तनी और पठन, ये समस्याएं हैं। ये समस्याएं हैं तो कौन से रोग में ये समस्या होती है, तो पहला ऑप्शन है डिसकैल्कुलिया, डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया और डिसफेसिस। तो ये कौन से के अंदर है, कौन से में है, तो देखिए डिसकैल्कुलिया क्या होता है, ये गणना से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है, गणना से संबंधित। डिसग्राफिया किससे संबंधित होता है, ये लेखन से संबंधित होता है, ठीक है। तो यहां आपका राइट आंसर होगा डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया जो है हमारा राइट आंसर होगा। अगला है, हाँ, डिसलेक्सिया पठन से संबंधित होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों को अपने प्रयोजन पर विवेचना करने में सर्वाधिक सही है। अपने प्रयोजन पर विवेचना करना किसके लिए, विद्यार्थियों के लिए। आपके जीवन में आपके लिए क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, आपके जीवन काल को किस प्रकार संगठित कर सकते हैं, आप अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप किस प्रकार बेहतर अल्पकालिक लक्ष्य बना सकते हैं। यानी कौन सा प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों को अपने प्रयोजन पर विवेचना करने के लिए, देखिए यहां पर अपने प्रयोजन शब्द आया है। विद्यार्थियों का प्रयोजन क्या होता है, उनको जो है मूल रूप से विद्यार्थी का खुद के दृष्टिकोण से देखें तो ग्रेड होता है। तो आप अच्छे ग्रेड को प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं, यह विद्यार्थी के लिए सर्वाधिक सही विवेचना करने वाला प्रयोजन होगा। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम उपयुक्त नहीं है। प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लिए, प्रतिभाशाली बालकों के लिए कौन सा सही नहीं है, विशिष्ट कक्षा, उपचारात्मक शिक्षण,
त्वरण यानी गतिवर्धन और सामान्य कक्षा में संवर्धन। तो इसके लिए क्या होता है कि उपचारात्मक शिक्षण जो है वो प्रतिभाशाली बच्चों के लिए नहीं होता, जबकि वो जो पिछड़े बालक जो होते हैं, पिछड़े बालकों के लिए ये उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है, प्रतिभाशाली के लिए नहीं। राइट आंसर आपका दूसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किशोर जन मुख्यतः बालिकाएं कठोर आहार आदतों तथा अत्यधिक अभ्यास कार्य को करने लगती हैं। किशोरों का यह आहार संबंधी विकार क्या कहलाता है? क्या होता है? यहां बालिकाएं दिया, बालिकाओं में यह समस्या होती है, किशोर बालिकाओं में, कि वो आहार कुछ, ये हर एक में नहीं होती, कुछ एक में होती है कि आहार वो ज्यादा लेते हैं और इस वजह से उनका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है ना, वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। तो वो चाहते हैं कि आहार भी कम ना किया जाए और वजन भी ना बढ़े। इसके लिए क्या है, वो जो है अभ्यास कार्य यानी प्रैक्टिस वगैरह जो है वो अत्यधिक करने लगती है। तो इस चीज को क्या कहते हैं? ठीक है, तो ये विकार क्या कहलाता है? एनोरेक्सिया नर्वोसा, बाध्यता, मनोग्रसित तंत्रिका ताप और तंत्रिकीय विकार और बुलिमिया नर्वोसा। तो ये कहलाता है आपका बुलिमिया नर्वोसा, जिसके अंदर जो है खासकर ये लड़कियों के अंदर होता है। और वजन जो है, कुछ लड़कियां जो भोजन जो है ज्यादा करना पसंद करती हैं और करती भी हैं और उनका वजन आदि बढ़ जाता है, उस वजह से वो वजन को कम करने के लिए जो है अभ्यास कार्य आदि करते हैं। इस चीज को कहा जाता है, यानी अभ्यास को बढ़ा देती है, प्रैक्टिस को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा को सर्वाधिक उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? समावेशी शब्द को, क्या समावेशी शब्द के लिए क्या सही है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों में शिक्षा देना? तो ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि समावेशी शिक्षा का अर्थ सबको समान रूप से एक साथ देना शिक्षा। विशेष आवश्यकता वाले बालकों को विद्यालयों में विशिष्ट कक्षा में देना, बिल्कुल नहीं, क्योंकि समावेशी शिक्षा कहती है कि आपको समान कक्षा में, एक ही कक्षा में। विशेष आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य कक्षा में अधिकतम समय शिक्षा देना और विशेष आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य कक्षा में पूरे समय शिक्षा देना। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ। अगला है, संवेगों की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? संवेगों की प्रकृति, संवेग, आपने ये प्रश्न को समझना है। संवेगों की प्रकृति के बारे में सही है, कौन सा सही है? संवेगों की अभिव्यक्ति अधिगम द्वारा परिवर्तित हो जाती है। संवेग जीवन की स्थायी अवस्था है। संवेग आंतरिक उद्दीपनों द्वारा जागृत होते हैं और संवेगों की निश्चित भावाभिव्यक्ति भिन्न भिन्न अर्थ के लिए होती है। संवेगों के लिए जो है सही कौन सा है? तो सही आपका संवेगों की अभिव्यक्ति अधिगम द्वारा परिवर्तित हो जाती है। ये राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा, क्योंकि जीवन में अगर दूसरा देखें, जीवन में संवेग जो है स्थायी नहीं होते। संवेग क्या होते हैं? कुछ अवस्थाओं में क्षणिक होते हैं और कुछ अवस्थाओं में अपेक्षाकृत लंबे समय के लिए होते हैं, लेकिन स्थायी नहीं होते। अगला प्रश्न है, जब विद्यार्थी अधिगम विषय वस्तु का अर्थ निकालकर उसे समझने के अधिगम उपागम का उपयोग करते हैं, यानी किसी विषय वस्तु का अर्थ निकालकर उसे समझने का प्रयास करते हैं, अधिगम उपागम का उपयोग करते हैं, तो यह अधिगम शैली निम्नलिखित में से कौन सी है? व्यवहारिक शैली, आवेग शैली, सतही शैली और गहन शैली। क्या इसमें विषय वस्तु का अर्थ निकालना, यानी कि जो भी उसमें आपकी स्टडी मटेरियल है उसका मीनिंग निकाल कर डीपली उसको करना, अधिगम जो है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है गहन शैली। क्या कहलाता है? गहन शैली। यानी कि आप विषय वस्तु का अर्थ निकालेंगे, यानी कि उसको क्या है, आप उसको डीपली पढ़ रहे हैं। तो डीप आप यहां पर देख सकते हैं, अंग्रेजी माध्यम वाले में डीप स्टाइल आप इसको कह सकते हैं। अगला, इस प्रकार बोलना अथवा लिखना जो दूसरों पर प्रभाव छोड़ दे क्या कहलाता है? दूसरों पर प्रभाव छोड़ने वाला आपका भाषण क्या कहलाता है? भाषा का व्याकरण, भाषा का ध्वनिग्राम, भाषा का व्यवहारिक रूप या भाषा का रूपग्राम। तो ये क्या कहलाता है? जो दूसरों पर असर छोड़ दे, भाषा का व्यवहारिक रूप। अगला प्रश्न है, अधिगम की वह अवस्था जिसमें एक से अधिक साथी एक दूसरे को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं, यानी जिसमें एक से अधिक साथी एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं, वो कौन सा होता है? दल बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? दल शिक्षण में कई शिक्षक मिलकर के शिक्षण करवाते हैं एक साथ। अभिक्रमित अनुदेशन यानी स्टेप टू स्टेप आपको सीखा जाता है। सहयोगी अधिगम और अन्वेषण अधिगम। अन्वेषण अधिगम होता है अपने स्तर पर किसी चीज की खोज करके सीखना, और सहयोगी एक दूसरे का सहयोग करना। राइट आंसर ये हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बालक विकास के सिद्धांतों के बारे में गलत है? विकास एक निश्चित और पूर्व अनुमानित प्रारूप होता है। सभी व्यक्ति विकास में समान होते हैं।
विकास आनुवंशिकी और वातावरण का उत्पाद है, तो ये सही है। विकास समाकलन के सिद्धांत पर कार्य करता है, बिल्कुल सही है। तो ये समान होते हैं, यानी ये सिद्धांत नहीं है, क्योंकि सभी व्यक्ति आपस में कभी भी समान नहीं होते। और गलत ही आपको बताना था इनमें से कौन सा गलत है। अगला है, गार्डनर के अनुसार दूसरों के मूड यानी मनोदशा, स्वभाव, अभिप्रेरण और इरादों को पहचानने और उपयुक्त अनुक्रिया करने की योग्यता क्या कहलाती है? हॉवर्ड गार्डनर जिन्होंने अपना सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत के अनुसार यानी कि दूसरे के इरादे आदि उनको पहचानना है, तो कौन सी बुद्धि अधिक होनी चाहिए? भाषिक बुद्धि, दैहिक माफ कीजिएगा, भाषिक बुद्धि, दैहिक गतिक बुद्धि और अंतर्व्यक्तिक बुद्धि और अंतराव्यक्तिक बुद्धि। तो भाषिक वाली नहीं हो सकती, दैहिक वाली नहीं हो सकती, क्योंकि आपको दूसरे व्यक्ति का जो है वो मनोदशा आदि पहचाननी है, तो उसमें क्या है आपकी अंतर्व्यक्ति ये आपका तीसरा ऑप्शन आ जाएगा, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस जिसको हम कहते हैं। 29वां और सेकंड लास्ट, पियाजे के अनुसार किशोरों की वास्तविक सांसारिक परिस्थितियों को देखे बिना शाब्दिक कथनों के तर्कों का मूल्यांकन करने की योग्यता। यानी कि एक तो सबसे पहली बात तो यह कि पियाजे के अनुसार किशोरों की वास्तविक सांसारिक परिस्थिति को देखना नहीं है, यानी कि किशोरों में ऐसी अवस्था जिसमें वो सांसारिक परिस्थितियों को देखे बिना शाब्दिक कथनों के आधार पर तर्कों का मूल्यांकन करने की योग्यता रखते हैं, वो क्या कहलाता है? साध्यात्मक विचार, ट्रांजिटिव निष्कर्ष, संज्ञानात्मक मानचित्रण या विकेंद्रीकरण, तो वो कहलाता है साध्यात्मक विकास या प्रोपोजिशनल थॉट्स, आप इसको कह सकते हैं। यानी कि ये वर्ड ज्यादा आता है, प्रोपोजिशनल थॉट्स। और आज की इस क्लास का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने किशोर अवस्था को परिभाषित किया कि किशोर अवस्था वह काल या अवधि है जिसमें बालक और बालिकाएं मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक और शारीरिक रूप से बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर जाते हैं। यानी किशोरावस्था की परिभाषा ये किसने दी है? A.T. जर्शिल्ड ने, E.B. हरलॉक ने, I.P. डेविस ने और H.C. सोरेनसन ने। तो ये आंसर राइट आंसर हो जाएगा। A.T. जर्शिल्ड ने कहा है कि किशोरावस्था वह काल है या वह अवधि है जिसमें बालक और बालिकाएं मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक और शारीरिक रूप से बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये आज के ये 30 प्रश्न थे और उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपको पसंद आई होंगी। और ये 2019 का जो लेवल 3 का जो पेपर था वो है, हालांकि थोड़ी सी लैंग्वेजेस की कठिन है और एचसेट की लैंग्वेज ऐसी आती है। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर इस प्रकार के सारी चीजें चाहते हैं, एचसेट की जो प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन पेपर जो है वो चाहते हैं, इनकी PDF कॉपी, इनकी जो है हार्ड कॉपी वगैरह जो अगर आप चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको ग्रुप का, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जहां से आपको रेगुलर ये चीजें मिलेंगी। और आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और आपका लाइक हमारे लिए बहुत जो है वो महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आपके लाइक से हमारा जो है आगे हम चलने वाले हैं और आगे चल करके प्रोत्साहित रूप में आपके लिए और ज्यादा कंटेंट तैयार करने का कोशिश करते हैं। धन्यवाद।